भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सत्र में उपस्थित सभी भाई बहन एवं गविशिद्धर और जो लोग नए बैच के हैं, आज का जो यह सत्र है उसको विशेष रूप से कुछ विषयों के लिए रखा है, जिसमें पहला विषय है मोबाइल ऐप्स किस तरह से वर्तमान पीढ़ी को गुलाम बनाता जा रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं। पूछिए, आप सबको ध्वनि आ रही है? आवाज स्पष्ट है? कंफर्म करेंगे। स्वानंद है क्या? नहीं है? हाँ, आप सभी को ध्वनि स्पष्ट आ रही है? एक रिप्लाई दे देंगे। दूसरा जो विषय है वह विषय है कोरोना का जो अनलॉकडाउन पीरियड है। सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है। इस समय विशेषकर गविशिद्धों को क्या करना चाहिए? आ रहा है? हाँ, ठीक है। ये दो मुख्य विषय हैं और इसके अलावा फिर आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर, और 6 बजे के बाद जो है पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ने वाले नए विद्यार्थी और उनके साथ आगे का अपडेट। उनके लिए यह सत्र जो है प्रत्येक माह के एक रविवार को चलेगी, जब तक कि आप लोगों की परीक्षा नहीं हो जाएगी। तो सरकार ने जिन 59 ऐप्स को बंद किया है, उसके बाद से मैं बराबर सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि कुछ बच्चियों के, कुछ बच्चों के की भावनाएं जो है वो आ रही हैं, या बैन किए गए ऐप्स कंपनियों द्वारा दिखाई जा रही है। ये इसमें दोनों संभावना मैं देखता हूँ कि ये बच्चे खुद अपनी भावना को रख रहे होंगे, और हो सकता है कि ये जो कंपनियां बंद हुई है चाइनीज, तो ये अपने बचाव के लिए भी ऐसे बच्चों से उनकी भावनाओं को लेकर के और दिखाया गया हो। सारी कंपनियों ने सरकार का विरोध तो नहीं किया है, सरकार की भावनाओं का कद्र करते हुए, निर्णय का कद्र करते हुए बड़े सहज हैं। लेकिन इस सहजता में एक विषय जो है वो संदेहास्पद ये होता है कि जब ये ऐप्स सारे बंद हुए हैं और कंपनियों को इसमें कोई बुरा नहीं लगा है, फिर इनके खिलाफ कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं कि इनको क्यों बंद किया गया, इससे कोई हानि नहीं है। तो पिछले कई वर्षों से मैं निजी रूप में अनुभव करते आया हूं कि धीरे धीरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये पीढ़ी कहीं न कहीं ये संचार के माध्यमों को लेकर के और उसका गुलाम बनते जा रही है। सोशल मीडिया पर देख रहा था, टिकटॉक के संबंध में ही एक बेटी बोल रही थी कि ये बंद हो गया, मुझे तो मर जाना अच्छा लगता है।
अब जी के क्या करूँगा मैं, मेरे जीवन में टिकटॉक नहीं है, तो अब जीने का कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई मनोरंजन नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मैंने देखी, सुनी और उन्हें समझने का कोशिश किया। तो इसी निर्णय पर आता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी नहीं कह सकते, किशोर पीढ़ी कह सकते, आज की जो किशोर पीढ़ी है, क्योंकि जितने रिएक्शन थे ये सभी 20 वर्ष से कम के बच्चों के थे। तो ये जो किशोर पीढ़ी जो तैयार हो रही है, यानी हमारे बाद का एक पीढ़ी और उसके बाद वाली पीढ़ी, तो ये इन संचार माध्यमों का इतना गुलाम हो करके और कहीं न कहीं वो अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। देखो, दो विषय हैं, किसी भी बच्चे से पूछो इतनी देर तक तुम मोबाइल पे क्यों रहते हो, इंटरनेट पे क्यों रहते हो, इन सारी चीज़ों पर क्यों बैठते हो, पढ़ाई छोड़ करके क्यों बैठ रहे हो इन सारी चीज़ों पर, तो उनका एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें ज्ञान बहुत है और बहुत सारी चीज़ों को जानने की हमारी जो उत्सुकता है, इस उत्सुकता के कारण हम इंटरनेट पर बैठते हैं और ऐसे संचार माध्यमों के ऊपर बैठते हैं। तो देखो, इस संबंध में जो किशोर अभी लाइव हैं या जिनके माँ पिता अभी लाइव हैं, उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इसकी सत्यता का ज्ञान दे सकते हो। मैं पिछले लगभग देखो 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे लगता है, हाँ लगभग 30 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं हूँ और दर्जन भर से ज़्यादा अखबारों का फाउंडेशन हमने जो है दक्षिण भारत में दिया है। बड़े बैनर से लेकर के छोटे बैनर में काम किया हूँ। मैंने जो अनुभव किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए कि ये जितने भी जो संचार माध्यम हैं जिनके शिकंजे में आज का युवा पीढ़ी और किशोर पीढ़ी फंसा हुआ है, इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, केवल जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है। देखो, दो विषय है, एक इंफॉर्मेशन है और एक नॉलेज है। इंफॉर्मेशन अपनी जगह पर है एक विषय और नॉलेज अपनी जगह पर एक दूसरा विषय है। ये जितनी भी चीज़ें जो होती है, जो लगता है आज की युवा पीढ़ी को कि इसमें ज्ञान है, वास्तव में उस विषय की गहराई में जा कर के देखो, वो केवल इंफॉर्मेशन है। और आपके पास देखो, एक जर्नलिस्ट के पास इंफॉर्मेशन बहुत होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता उसके पास। वो इंफॉर्मेशन के टेबल पर बैठता है, दुनिया भर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसमें से एक खिचड़ी बना करके और उस खिचड़ी को इस प्रकार से प्रस्तुत कर देता है कि उसमें नवीनता दिखती है लेकिन होती नहीं कुछ चीज़ ऐसी। हाँ, वो एक कलाकारी है इसको गढ़ने की, कि नवीन पुराने के विषयों को, अतीत को वर्तमान में ढालकर दिखाने की एक कलाकारी होती है जो जर्नलिस्ट के पास होता है। अब वो चाहे समाचार पत्र का जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट हो या फिर सोशल मीडिया पर काम करने वाला व्यक्ति हो, तो यहाँ पर जो है वो केवल इंफॉर्मेशन मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। दिखता है बच्चों को कि इसमें ज्ञान बहुत छिपा है लेकिन ज्ञान कुछ तो नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं। देखो, हाँ, पूरी दुनिया में अभी तक के हमारी जो मनुष्य सभ्यता विकसित हुई है, इसमें ही अभी तक केवल दो ही मार्ग ज्ञान के लिए ढूंढे गए हैं। हाँ, पहला मार्ग है अध्ययन। हाँ, अध्ययन करो, विषय की गहराई में जाकर के देखो कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान को ग्रंथों में, पुस्तकों में किस प्रकार से रखा है। ये ज्ञान का एक स्रोत है ग्रंथों के माध्यम से। लेकिन ये ग्रंथ भी जो हैं वो अतीत हैं। जैसे आप बहुत अच्छा एक भूगोल की किताब किसी राइटर का लिखा हुआ
आप लाते हो और ला करके भूगोल को पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वह वर्तमान नहीं है, वह भूत है। जिस व्यक्ति ने उस भूगोल की किताब को लिखी है और जब लिखी है, उस समय तक का वो वर्तमान था जो आज आपके लिए अतीत के रूप में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्ञान मिलती है, लेकिन इस ज्ञान में वर्तमान नहीं छिपा हुआ होता है। जैसे आप बाजार गए और एक केमिस्ट्री की किताब आप लेकर के आते हो, अब वह केमिस्ट्री देखो वर्तमान नहीं है, वो अतीत है। किसी ने उस विषय का अध्ययन किया, उस विषय को जानना और समझना इसका प्रयास किया, कोशिश किया, और समझने के बाद उसने अपने निचोड़ को एक ग्रंथ में रख दिया। उस व्यक्ति ने जब तक उसकी रचना की है तब तक के लिए वो वर्तमान था, लेकिन आज आप साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस चीज को पढ़ रहे हो, वह अतीत है। तो पुस्तकों से जो मिला हुआ ज्ञान है वो वर्तमान नहीं होता, उसमें एक चीज छूट जाती है और वो चीज छूटती है वर्तमान। हाँ, अतीत उसमें होता है जरूर। तो एक तो ये माध्यम जो है हमारे पूर्वजों ने ढूंढ करके निकाला ज्ञान के लिए, और इसी के लिए सतयुग से लेकर के और कलयुग तक जितनी भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के आधार पर उन्होंने जो ग्रंथ तैयार किए, पुस्तक जो तैयार किए, उसकी संरचना इस प्रकार से की ताकि उसको वर्तमान से जोड़कर भी देखा जा सके, और वर्तमान के संदर्भ में भी वो जब तक यह सृष्टि है तब तक के संदर्भ में उसमें बहुत कुछ वर्तमान बचा हुआ रहे। जिसमें से तो देखो 2 विषय जो हैं ये तो बहुत ही अद्भुत हैं हमारे देश में। एक रामचरितमानस, हाँ, अतीत है, 17 लाख वर्ष पूर्व का अतीत है, लेकिन आप अगर अपनी दृष्टि थोड़ी सी बदल लो और इसका अध्ययन करना सीखो तो इसमें वर्तमान भी मिल जाएगा। ये बड़ी अद्भुत रचना है, हाँ, बहुत अद्भुत रचना है। और दूसरी है जो है महाभारत की रचना। महाभारत को ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5,500 साल लगभग हुआ है, 5,000 कुछ 250 से 300 वर्ष के अंदर की ही घटना ये है। तो उसकी जो रचना हुई, तो उस रचना में भी इस विषय को ध्यान रखा गया कि इसको कलयुग के किसी भी कालखंड में पढ़ा जाए तो कलयुग में जितना कुछ घटित होने वाला है उसमें उसका वर्तमान, उस व्यक्ति को, पढ़ने वाले व्यक्ति को वर्तमान दिखे। तो ऐसी जो रचनाएं हमारे देश में ऋषियों ने की है, इनमें कुछ वर्तमान है जिसको पढ़ करके हम ले सकते हैं। तो पढ़ना सीखो, देखो, हाँ, बहुत पढ़ो, हाँ, बहुत पढ़ो, अतीत को पढ़ो और वर्तमान में उसका इम्प्लीमेंटेशन करके सीखो। एक तो ये तरीका है। और दूसरा ज्ञान का जो अद्भुत तरीका जो है हमारे देश ने खोजा, वह है साधना। साधना आज दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी आपको दिख रहे हैं, इसका रूट कहाँ से मिला है? चाहे तो बिजली का आविष्कार हो, प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार हो, युद्ध कलाओं का आविष्कार हो, आणविक शक्तियों का आविष्कार हो, ये सारे प्रयोग तो हमारे यहाँ भारत देश में बहुत पहले किए जा चुके हैं। आज जितने तरह के प्रक्षेपास्त्र और युद्ध कौशल के उपकरण जितने भी हैं, आप देखो ये सारे शब्द जो है श्रीलंका का जो युद्ध हुआ, रामचंद्र जी ने जो युद्ध किया, उस युद्ध में ये सारे कुछ वर्णित हैं, उनका नैनो रूप वर्णित है। महाभारत के युद्ध में आप देखो उस समय जितनी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है उसी मूल्य को लेकर के खड़ी की गई है। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो नीयत तो पहले भारत देश की संपदा को लूटने की थी,
लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा लूट किया, जो आज तक दिख नहीं रहा है हमें, और वह है हमारे ग्रंथों को। हमारे सारे ग्रंथों को लूट कर ले गए। आज भी लंदन का हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में सारी चीज़ें पड़ी है, और वहाँ यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति उन ग्रंथों को पढ़ करके और उसमें से चीज़ों को निकाल करके और उसका एक नवीन प्रस्तुतिकरण करता है। और वहीं पर हमें कहा जाता है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो तो अंधविश्वास वाले हैं, कपोल कल्पना है, और यहाँ तक कि ये कह देते हैं कि रामायण तो एक काल्पनिक घटना है, कभी भारत में राम जैसा कोई व्यक्तित्व हुआ ही नहीं, महाभारत एक कपोल कल्पना है। तो हमें इस झूठ में फंसा दिया जाता है, और वे खुद इन विषयों पर रिसर्च करके और उसका एक नवीन प्रस्तुतिकरण करके हमारे सामने रखते हैं। तो देखो, ये जितने भी ज्ञान जो विकसित हुए, ये सभी में कहीं न कहीं जो है वो साधना जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। तो ज्ञान के लिए साधना सबसे उत्कृष्ट मार्ग है, और दूसरा मार्ग है वो है अध्ययन, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का अध्ययन करो। और ज्ञान के लिए अगर आप ये सोशल मीडिया में और इन चीज़ों में आप अगर जाओगे और वहाँ से कुछ लेने की अगर कोशिश करोगे, तो देखो वहाँ पर ज्ञान तो नहीं मिलेगा, लेकिन भटकने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। अब जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि वो बिल्कुल गुलाम जैसे बन गए हैं ऐसे ऐप्स के, जिन ऐप्स के माध्यम से वो अपनी थोड़ी बहुत कुछ कलाकारी कुछ दिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ कलाकारी नहीं है। हाँ, देखो हमारे देश ने मनोरंजन के लिए संगीत विकसित किया, तो संगीत में एक बहुत बड़ी जो है वैज्ञानिकता छिपी हुई है। आप भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत अगर सीखो, इसमें स्वयं साधना हो जाती है। संगीत साधना का बहुत उत्कृष्ट मार्ग है। वर्तमान के समय के भी बहुत सारे उदाहरण जो हमारे सामने हैं, राजस्थान की मीराबाई का उदाहरण है, कबीरदास के उदाहरण है, ये सभी लोग सूरदास के उदाहरण हैं। इन लोगों ने साधना का मार्ग संगीत से ढूंढा और विकसित जिसको जहर के प्याले को अमृत में बदल दिया, ये ज्ञान है। जहर को अमृत में बदल देना, ये ज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? साधना से प्राप्त हुआ। और साधना मीराबाई को कैसे लगा? संगीत से लगा। तो इसको हटा ही दूं क्या? चलो हटा दो। ये इसलिए मैं मना किया था, ये बाहर जो है ना, वो अंदर बैठकर तो ये समस्याएं नहीं होती है। अब ये कीट परेशान कर रहे हैं हमें, बोलने नहीं दे रहे। Do you want to continue broadcasting? Yes. तो साधना का मार्ग चुनो, और साधना का मार्ग अगर चुनना है तो सबसे जो बड़ा प्रश्न है किशोर पीढ़ी के पास और युवा पीढ़ी के पास, कि साधना कैसे की जाए, और इस साधना के लिए हमें ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आती है, और इसी विषय पर वो प्रश्न चिन्ह लगा करके और फिर इसमें चले जाते हैं। तो देखो, साधना के लिए गुरु की आवश्यकता तो ज़रूर है, और ऐसे गुरुओं की भारत देश में बहुत कमी है। इसलिए एक और रास्ता है, यदि आप गाय को गुरु मान लो और गाय के सानिध्य में अगर साधना करो, तब यहाँ पर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे वेदों के सूक्तों में भी स्पष्ट है कि साधना के लिए यदि आपको साधना करना है और आपके पास ऐसा कोई गुरुत्व शक्ति नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप गाय की सेवा करो। गाय की सेवा में संपूर्ण साधना है। तो गाय की सेवा करते हुए यदि गुरु आपके पास नहीं है,
तो गाय की सेवा करते हुए, अब देखो यहाँ पर समय थोड़ा लगता है। अगर साक्षात सतगुरु मिल जाएं तो उनसे साधना कम समय में आप कर सकते हो। साधना ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट मार्ग है जो आपको गुरु दे सकता है। लेकिन ऐसे गुरुओं की कमी है हमारे देश में। लेकिन अभी भी हमारे देश में देखो 2 से 2.5 करोड़ के आसपास गायें बची हुई है। गौ सेवा में भी साधना हो जाती है, बस इतना ही है कि समय थोड़ा अधिक लगता है। तो जो किशोर पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है आज का, उसको ये समझ बनानी चाहिए कि हमें यदि उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना है ना, उत्कृष्ट विज्ञान टेक्नोलॉजी अगर हमें प्राप्त करनी है तो आपको आज भी साधना के मार्ग में जाना पड़ेगा। और गुरुओं की कमी है, इसलिए गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा। गाय के सानिध्य का अर्थ है कि गौ सेवा में जाना पड़ेगा। गाय की सेवा में रत हो जाओ। अपने जीवन का जो है एक दिन का 2 घंटा समय, प्रातःकालीन 1 घंटा और शाम का 1 घंटा, 2 घंटा भी यदि आप गौ सेवा में लगाते हो तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ और गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपकी साधना लग जाएगी। और साधना हो गई तब फिर आपको ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस ज्ञान में देखो, वो कागज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उस ज्ञान के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप अपने जीवन में कर देते हो, समाज में कर देते हो और उसके परिणाम आने लगते हैं, तब आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछता। जब आपका काम लोगों को दिखने लगता है, आपके काम का परिणाम जब लोगों को दिखने लगता है, तब वहां पर सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। और मैं तो देखो कहता हूँ, सर्टिफिकेट तो एक माध्यम है जहाँ पर आप चौथे दर्जे का काम कर सकते हो, ऊंचे दर्जे का काम भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऊंचे दर्जे का काम है गौ पालन और कृषि। आज भी ऊंचे दर्जे का काम है, उत्तम खेती, मध्यम वाणिज्य के लिए भी आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी। आप अगर एक अपना प्रतिष्ठान, दुकान, सेवा संस्थान अगर खोल करके बैठते हो जिससे आपकी आजीविका चलती है, तो कोई ग्राहक आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो। उस व्यापार में, उस वाणिज्य में आपकी वो केवल चतुराई देखता है, सर्टिफिकेट नहीं मांगता। कृषि का काम कर लो, गौ पालन का काम कर लो, कहीं भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। उत्तम खेती, मध्यम वाण, करे चाकरी करने का। और नौकरी करना है, किसी की चाकरी करना है, तब वहाँ पर सर्टिफिकेट लगती है। तो आज इस विषय को बहुत गहराई के साथ हमारे बच्चों को, किशोर पीढ़ियों को समझाने की ज़रूरत है कि वो केवल इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना पड़ें। और जिन चीज़ों को बच्चे जो टिकटॉक और इन सब ऐप्स के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। जो छोटे मोटे गाने बजाने और संगीत जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को, उसमें न लय है, न सुर है, न ताल है, न श्रृंगार है, कुछ भी नहीं है। और वो एक घटिया किस्म का एक मनोरंजन है जिसमें से कुछ मिलता नहीं। अब देखो यहाँ पर एक विषय जो है कि लोग अपने छोटे मोटे खेलों को भी दिखाते रहते हैं बच्चे इसमें। तो देखो, खेल जो विषय है, अब विशेषकर मैं आता हूँ क्रिकेट के ऊपर, जिसकी अब दीवानगी तो नहीं है लोगों में, लेकिन एक समय था। हाँ, जब मैं युवावस्था में था तो पूरे भारत के युवाओं के सर पे क्रिकेट चढ़ करके बोलता था। और प्रेस में बैठे हुए, प्रेस के पेज पर बैठे हुए हम परेशान हो जाते थे जब क्रिकेट के सीरीज चलते थे। तब सारी जो अच्छी अच्छी खबरें हैं, अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, वो हमें पिछले पन्ने पर रखने को कहा जाता था। और खेल के जो क्रिकेट के बॉल, बैट्स और इनको फ्रंट पेज पर रखने को कहा जाता था। तो बड़ा परेशान उस समय होता था मैं। खैर, अब तो ऐसी दीवानगी नहीं रही क्रिकेट को लेकर के या किसी भी खेल को लेकर के। और फिर जब 2020 के सीरीज चलते थे तो ऑफिस बंद हो जाते थे। हाँ, ऑफिस में सारे काम काज छोड़ करके लोग बस टीवी से चिपक जाते थे, किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा और किसने ये मारा, किसने। तो एक दिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस विषय को लेकर के कि ये खेल, चौका और छक्का का खेल,
देखने से मिलेगा क्या युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ियों को। तो मैंने एक उसके ऊपर जो है एक सीरीज चलाई थी, खेल खेलने की चीज़ है, देखने की नहीं है। खेल देखने से आपको कुछ नहीं मिलना है, खेल खेलने से आपको कुछ मिलेगा। तो खेल को खेलो, देखो मत। खेल तमाशा नहीं है। आप क्रिकेट खेलोगे तो कुछ मिलेगा, देखने से कुछ नहीं मिलेगा, देखने से आप खोओगे। तो भारत में जो खेल विकसित जितने भी खेल विकसित किए गए, क्रिकेट तो भारत का खेल नहीं है, लेकिन जितने भी खेल भारत में विकसित किए गए, उन खेलों के पीछे वैज्ञानिकता यही रही कि इससे वर्तमान पीढ़ी को कुछ मिलना चाहिए। ये खेल बच्चे खेलें तब इनमें कुछ ज्ञान मिले, इनके शरीर के लिए कुछ मिले, ये दोनों चीज़ें मिले। तो इसको दृष्टि में रख करके और सारे खेल फ्रेम किए गए। ज्ञान और बल दोनों भारतीय खेलों में है। तो खेल खेलने की चीज है, देखने की नहीं है। खेल स्वयं के विकास के लिए खेला जाता है, दूसरे के मनोरंजन के लिए नहीं खेला जाता। इसी प्रकार जो संगीत है वह स्वयं के विकास के लिए होता है, दूसरे के मनोरंजन के लिए नहीं होता। मीरा ने जो गीत गाई है वो स्वयं की साधना के लिए गाई है, किसी दूसरे के मनोरंजन के लिए नहीं गाई। हमने उसको मनोरंजन बना लिया। तो मीराबाई के गीत सुनते रहते हैं, बड़ा आध्यात्मिक गीत है, सब कुछ है। जो मीरा को मिला वो नहीं मिलेगा आपको सुनने से, क्योंकि ये गाने की चीज है। गाइए। सूरदास हुए, कबीरदास हुए, जितने भी हुए संगीतकार, इन लोगों ने गीत स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए, स्वयं के शारीरिक विकास के लिए गाया। इन लोगों ने किसी के मनोरंजन के लिए नहीं गाया। हाँ, बाद में भले लोगों ने इसको अपना मनोरंजन बना दिया इसमें से, लेकिन यह स्वयं के विकास के लिए इन लोगों ने गाया है, समाज को एक दिशा देने के हिसाब से गाया है। आज भी वो संगीत देखो कितने उत्कृष्ट हैं। इसलिए मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आज मैं विशेषकर किशोर पीढ़ियों से, कि आपकी जो दीवानगी है ये ऐप्स को लेकर के, देखो इसमें से आपको केवल नुकसान होने वाला है, इसमें से कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। जीवन में यदि कुछ अच्छा करना है, आपको साधना करनी है, आपको सृष्टि का उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करना है आपको, तो आप अध्ययन करो, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि आप गौ सेवा को चुनो। और यहां पर अब एक तीसरा मार्ग भी है कि ये दोनों मार्ग अगर संभव नहीं है तो आप खेल खेलो। खेल देखो मत, खेलो। हाँ, स्वयं के विकास के लिए खेल खेलो। जितने भी भारतीय खेल हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको खेलो। इसमें भी साधना है। अब युवा पीढ़ी या किशोर पीढ़ियों को ध्यानचंद जी जैसे खिलाड़ियों का जीवन तो शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी हुए हॉकी के, जिनके स्टिक से गेंद चिपक के चलता था। यह उनकी साधना थी। तो खेल भी साधना का मार्ग है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करो, इसमें सब कुछ मिलेगा। जीवन का उत्कृष्ट ज्ञान मिलेगा, ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा जो आपको पुस्तकों में नहीं मिल सकता और वर्तमान के मास्टरों से नहीं मिल सकता। मास्टर अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं। प्रकृति ने लॉकडाउन की स्थिति पैदा की है और बहुत अच्छा अवसर है हमारे युवा और विशेषकर किशोर पीढ़ियों के लिए कि इस लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए और इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी एक भारतीय खेल पर अभ्यास करो या कोई भी एक भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अभ्यास करो या फिर
कोई भी एक भारतीय वाद्य यंत्र के ऊपर आप अभ्यास करो। समय का एक अच्छा सदुपयोग भी हो जाएगा और आपको इन कलाओं से जो ज्ञान मिलेगा, इन कलाओं की साधना से जो ज्ञान मिलेगा, ये आपको वर्तमान में ना तो कोई गुरु दे सकता है और न ही ये सब ऐप्स और ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो प्रकृति का दिया हुआ ये लॉकडाउन, इसको वरदान के रूप में लीजिए और लेकर के इस समय को एक बहुत उत्कृष्ट कार्य में लगा दो। यह जीवन भर साथ देगा। संगीत की कलाएं अगर आपने सीख गई तो ये जीवन भर आपको साथ देने वाला है। कोई खेल की उत्कृष्टता को अगर आपने पा लिया, भारतीय खेल की उत्कृष्टता को, ये आपको जीवन भर आनंद देने वाला है। तो इस विषय को पर यहीं पर रखूँगा। और इसमें देखो कितना नुकसान होने वाला है चाइनीज ऐप से और ये सारी चीज़ें तो आप सोशल मीडिया में पढ़ ही रहे हो। इसके ऊपर दोबारा कोई विषय मुझे नहीं लगता कि रखने का है। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, जिस व्यक्तिगत जीवन के एक एक पहलू को हम सोशल मीडिया में रख देते हैं, मुझे बड़ी तरस आती है जब मैं देखता हूँ कि अपने अपने जीवन के छोटे छोटे कामों को भी लोग जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। आपके जीवन की गोपनीयता कहाँ जा रही है? हमें लगता है कि इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा होगा, इससे विदेशियों को बहुत कुछ मिलता है। जो सोशल मीडिया के जो विश्लेषक हैं, वो इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हमारे जीवन के आने वाले जो विषय हैं कि हमें कल क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा बाजारवाद इसमें से निकल करके आ रहा है। भारत के युवाओं की मानसिकता किस चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, भारत की माताएं बहनें भविष्य में कैसा प्रोडक्ट चाहती हैं, क्या चाहती है, ये सारा इनका विश्लेषण होता है इसी विषय को लेकर के। और इसलिए ये सारे ऐप्स फ्री चलते। अब बताओ किसको क्या गरज पड़ी है जो आपके लिए कोई फ्री चीज़ रख दे, फ्री चीज़ दे दे। आप क्या गरज पड़ी है उनको? गरज यही पड़ी है कि आपकी भावनाओं को लेकर के और उसका एक विश्लेषण करके और फिर उसमें से एक बहुत बड़ा मार्केट वो खड़ा करते हैं, मार्केट तैयार करते हैं। उनको घर बैठे, इन कंपनियों को घर बैठे मालूम चलता है कि कल लोगों की क्या ज़रूरत है और फिर उस ज़रूरत की चीज़ को बना करके और फिर पूरी दुनिया में उस पर से जो एक बड़ा विपणन ये खड़ा करते हैं, बाजार करने का ट्रेंड खड़ा कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है, घर में पैसे है, खुजली होते रहता है उसको बाजार में डालने के लिए। इसमें से बहुत बड़ी हमारे जीवन की गोपनीयता निकल करके बाहर जाती है। इसलिए मैं देखो निवेदन पूर्वक कहता हूँ सभी को कि आप अपने जीवन के प्रसंगों को सोशल मीडिया में शेयर ना करो। चाहे आपके जन्मदिन का हो, आपके बच्चे का जन्मदिन का हो, या कोई चीज़ें आपने बना ली, ये सारी चीज़ें शेयर ना करो। अपने जीवन की गोपनीयता को अपने परिवार तक, स्वयं तक सीमित रखने दो, सीमित रहने दो। इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को जो है वो एक ऐसा मार्केट ट्रेंड में ढकेल देगा जहां किसी के पास संग्रह नहीं होगा। और अभी लॉकडाउन में आप देख रहे हो उन देशों की हालत कितनी खराब और पतली हो गई है जहां की सामाजिक व्यवस्था में संग्रह विषय नहीं है। भारत दुनिया की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश, लेकिन यहाँ भूखमरी की स्थिति नहीं हुई। लेकिन जो देश अपने आप को विकसित कहते थे, उन सारे देशों में, विकसित देशों में भूखमरी की स्थिति आई। जबकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री होते हुए भी यहाँ भूखमरी की उतनी खराब स्थिति नहीं हुई जितना यूरोप, ब्राज़ील और अमेरिका के देशों में हुई है। कारण वहाँ बाजारवाद आज से 25-30 साल पहले खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बाजारवाद जो सबसे गंदी बात सिखाता है वो सिखाता है संग्रह मत करो। जो आपके पास है उसको बाजार में लुटा दो, जो आपके पास है उसको बाजार में डाल दो।
शहरों शहरों के जीवन में मैं झांक करके देखता हूँ कि शाम हो जाती है और माताएं, बहनें, बेटियां सब सज धज करके मार्केटिंग के लिए निकल जाती है। जरूरत नहीं है कुछ खरीदने की, लेकिन एक ट्रेंड बना दिया है कि शाम में निकलना है, बाजार जाना है, कुछ खरीद करके लाना है, फिर कचरे में डाल देना है। ये हमें संग्रह से दूर लेकर के जाता है। ये जितने भी विकसित डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्था में यही चीजें आई है कि संग्रह मत करो, कमाओ और खर्च कर दो, कमाओ और खर्च कर दो। लेकिन भारत सदियों से कहते आ रहा है और हमारे खून में है, हमारी माताओं और बहनों के खून में आज भी संग्रह है। पति के पॉकेट से कुछ पैसे चुरा करके संग्रह कर लेना, कुछ चीजें आई उसको छिपा करके रख देना। ये इसीलिए कि इस तरह के महामारी और प्रलय जैसी स्थितियां तो देखो आते ही रहेगी। इस साल हम कोरोना के संकट से बाहर निकल जाएंगे तो क्या अगले साल कोई संकट नहीं आने वाला है? जैसे जैसे पृथ्वी प्रलय की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे संकट बढ़ते ही जाएंगे, इन संकटों के अंतराल भी बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे संकट में ये संग्रह बहुत काम आता है। तो हमारी माताओं के पास ये जो संग्रह करने की जो इनके खून में जो कला है, आज भारत में इतने लंबे समय से, मार्च से, 24 मार्च से देखो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे देश की उतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितने यूरोप और अमेरिका के देशों की हुई है। उसके पीछे कारण यही है कि आज भी हमारा परिवार, हमारे परिवार को संचालन करने वाले जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, इन लोगों ने संग्रह करके रखा है और उसी संचय से आज 4 महीने से लॉकडाउन है, हमारी स्थितियां दूसरे देशों से बेहतर है। अब ये संग्रह आपको शहर में रहते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि शहर बाजारवाद में फंसा हुआ है। आप गांव में आकर के देखो, गांव में किसी के पास भूखमरी है? ये सोशल मीडिया में थोड़े से चलते हैं ना, ये राजनीति उठा पटकवाते हैं। एक किसी व्यक्ति को केला देते हुए 5 आदमी फोटो निकाल करके और खिंचा करके सोशल मीडिया में दे देते हैं, मैं केला बांट रहा हूँ, तो कोई चावल बांट रहा है, कोई धोती बांट रहा हूँ। भैया, इस देश के लोगों के पास इतना तो संग्रह होता है। गांव, देश मतलब गांव, भारत के गांव के लोगों के पास आज भी इतना संग्रह होता है कि वो 2-4 महीना तो खींच सकते हैं अपनी स्थितियां। और इसीलिए भारत की स्थिति बिगड़ी नहीं है। इसलिए आज से एक गांठ मान लो कि आप जितना कमाते हो, जितना भी आप कमाते हो, उसका एक हिस्सा आप संग्रह जरूर कीजिए। क्योंकि आज कोरोना चला गया, कल दूसरा कोरोना आने वाला है, तीसरा आने वाला है। जैसे जैसे हम प्रलय की ओर जा रहे हैं, तो प्रलय देखो अचानक नहीं आता। प्रकृति का बड़ा संकट कभी भी अचानक नहीं आता। छोटे छोटे संकट को खड़ा करके और प्रकृति हमें चेतावनी देती है कि सुधर जाओ, प्रकृति का विनाश ना करो। लेकिन जब हम प्रकृति के विनाश की ऊंचाई पर चले जाते हैं, तब विवश होकर के प्रकृति को ऐसी स्थितियां खड़ी करनी पड़ती है। अब वो स्थिति हो सकता है प्रकृति स्वयं कर दे, या किसी के निमित्त, किसी के द्वारा, किसी के नाम पर कर दे। कुदरती भी हो सकता है, और कुदरत किसी के मन में भावना डाल करके भी करा सकती है, किसी को निमित्त बना करके भी कर सकती है। त्रेता में जब शक्ति सर चढ़ करके बोलने लगा, तो प्रकृति ने रावण को निमित्त बनाया। महाभारत के समय में दुर्योधन को निमित्त बनाया। आज के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने चीन को निमित्त बनाया। तो ये देखो, चीजें तो चलती रहेगी, और इससे और सरकार पर कब तक भरोसा करोगे? कभी सरकार के पास पैसे होंगे तो सरकार दे देगी, नहीं होगा तो नहीं दे देगी। अब मैं पिछले दिन ही जो है प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन रहा था कि प्रत्येक परिवार को, 20 करोड़ परिवार को या 80 करोड़ परिवार को, कुछ आंकड़े उन्होंने गिनाए थे कि परिवार को महीने का 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जो है वो हम नवंबर महीने तक देते रहें। आप एक चीज़ समझ लो कि कोई भी छोटा से छोटा जो परिवार है भारत देश का, कम से कम 4 या 5 सदस्य तो रहते हैं।
और 4 से 5 सदस्यीय परिवार को 1 महीने में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल जाए तो उसका गुजारा चल सकता है क्या? यानी उसमें उसका 5 किलो है, अगर वो आधा पेट भी खाएगा तो 5 दिन से ज़्यादा का राशन नहीं है। 1 महीना में 5 दिन भोजन करके कोई व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? सामान्य व्यक्ति तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो आप देखो, कहीं ना कहीं मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चलो सरकार ने जो दिया अच्छा ही दिया है, लेकिन आप इस विषय को गंभीरता से देखो कि यदि आपके पास संग्रह नहीं है तो सरकार द्वारा दिए गए महीने के 5 दिन के राशन पानी से जीवन चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हमारे पास जो संग्रह है उसमें सरकार ने थोड़ा जोड़ दिया और मिला करके हमें अपने जीवन की गाड़ी को खींचना है। तो आने वाले दिनों में इस संकट से स्वयं को अगर बचा करके रखना है, परिवार को बचा करके रखना है, राष्ट्र को बचा करके रखना है, तो संग्रह सीखिए। जो कमाइए उसका एक हिस्सा, हाँ, एक हिस्सा आप उसको संग्रह के रूप में रखो। अब संग्रह का जो देखो तरीका है, वो संग्रह का जो है भारतीय तरीका अपनाओ। बैंकों में रखा हुआ पैसा कब डूब जाएगा आपको भी पता नहीं, बैंक वालों को भी पता नहीं। सरकार के किसी भी कोष में रखा हुआ पैसा कब डूबेगा कोई मालूम नहीं है। इसलिए आप वस्तु संग्रह पर ज्यादा ध्यान दो। हाँ, वस्तु संग्रह पर ज्यादा ध्यान दो। बैंक में संग्रह, इंश्योरेंस में संग्रह, ये सब फ्रॉड है। वर्ल्ड के अगर फ्रॉड संस्थानों में अगर आप विश्लेषण करके देखोगे तो बैंक नंबर 1 का फ्रॉड, चाहे कोई भी बैंक हो, और इंश्योरेंस कंपनियां नंबर 2 का फ्रॉड है। ये कभी भी पैसा देती नहीं, बल्कि पैसे का रिवैल्यूएशन करके, उसके भाव को गिरा करके नोटों की संख्या ज्यादा करके दे देती है। आप किसी बैंक के पास जाओ 1 लाख रुपया लेकर के और कहो कि आज 1 लाख रुपए में जितना गोल्ड आएगा, क्या आप 10 साल के बाद इसका दुगना गोल्ड दे सकते हो मुझे? आप कहते हो पैसे को डबल करके दे दूंगा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में। तो आप किसी भी बैंक मैनेजर से ये बात कर लो कि आज मैं आपको 1 किलो सोना जमा कर रहा हूं, 1 किलो सोने का मूल्य जमा कर रहा हूं, मुझे 7 साल, 8 साल के बाद 2 किलो सोने का मूल्य आप वापस कर देना। कभी नहीं होगा वो तैयार। आपने आज 1 लाख रुपए जमा किया, उसमें से जितना सोना आता है, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद उस बैंक से जब पैसे आप विड्रॉल लोगे तब भी 1 किलो ही सोना आएगा। तो क्या हुआ? आपके पैसे से बैंक वाला 8 साल एंजॉय किया, आपकी पूंजी से वो एंजॉय किया है, उसके पास अपनी कुछ भी नहीं है पूंजी। तो संग्रह के इस विज्ञान को समझो। इसीलिए हमारे देश के हमारे जितने भी पूर्वज हुए, उन्होंने संग्रह के लिए स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, धातु और ऐसी ऐसी वस्तुओं का अपने जीवन में संग्रह किया। और जब भी संकट आया तो इन वस्तुओं के विपणन से उन्होंने अपना घर संभाला, घर चलाया। तो आज भी देखो धातु है, भूमि का संग्रह, धातुओं का संग्रह, ये हमारे संस्कृति का मूल संग्रह वाला विषय है। और दूसरा जो संग्रह है, जैसे मैं अपनी माँ को अपने जीवन में देखता था कि वो कभी भी घर में नया अनाज नहीं बनाती थी। इस साल चावल उगा, उसको पहले मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी अनाज रखने के लिए, तो वो संग्रह कर देती थी और 3 साल तक का राशन पानी हमारे घर में संग्रह होता था। 3 साल तक, 3 साल तक। और वो तर्क देती थी, मुझे याद है बचपन में वो तर्क देती थी कि हमारे देश में तो हर 2, 3, 4 साल पर अकाल पड़ता है, तो अकाल के समय में हम कहाँ जाएंगे? इसलिए वो 3 साल का स्टोरेज रखती थी। हाँ, इस साल जो अनाज आया वो एक कोठी में जाएगा, पिछले साल का उसमें, और फिर वो इस तरह से चलते रहता था। तो कभी भी इस तरह के जब संकट आता था तो कभी भी उसको, हमारे परिवार को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि गांव के लोगों को हम खिलाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ संग्रह जो है वो किया जाता था। और इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश के लोग जो है वो संग्रह वाला जीवन जीते थे। इसलिए भारत देश में देखो, कभी भी अकाल आया, बाढ़ आया, कुछ भी आया, तो हम लोग बाहर निकले हैं दूसरे को सेवा देने के लिए। लेकिन इसी के विपरीत आप अमेरिका में देखो, जब वहां कोई प्राकृतिक विपदा आती है तब वहां पर लुटेरे सक्रिय हो जाते हैं। हर साल वहां के किसी न किसी प्रोविंस में जब तूफान आता है तो सबसे ज्यादा बलात्कार के केस बढ़ जाते हैं। अमेरिका लोग
बेघर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर जवान महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनको कोई मदद नहीं करता। लेकिन हमारे देश में जब कभी ऐसी विपदा आती है तो हम अपना काम छोड़ करके उनकी सेवा में चले जाते हैं। भूकंप होता है तो दुनिया भर के, दुनिया तो नहीं कह सकते, भारत के बहुत प्रदेशों के लोग वहाँ पर लोगों की सेवा के लिए चले जाते हैं। बाढ़ आती है तो हम दूसरे लोगों को मदद के लिए चले जाते हैं। ये केवल भारत में होता है, यूरोप अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी कारण से कोई महिला बेबस लाचार होकर के अगर सड़क पर अकेली है तो उसको मदद के लिए कोई नहीं आता, उसके साथ बलात्कार के लिए लोग आते हैं। पढ़ो वहाँ के समाचार पत्रों को एक बार गहराई से पढ़ो। वहाँ के समाचार जो फिल्टर होकर सोशल मीडिया में आते हैं वो सत्य नहीं है। मैं जब जर्नलिज्म के टेबल पर बैठता हूँ और वहाँ पर दुनिया भर की जब सच्चाइयाँ सामने आती है तो आज भी हमें अपने देश पर गर्व होता है कि सारा कुछ लुट करके भी जो बचा है, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में जो बचा है, ये इस धरती पर आज भी स्वर्ग के तुल्य है। तो मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा कि संग्रह जरूर करो। महीने का जो कमाई होता है एक हिस्सा संग्रह में जरूर लगाओ, क्योंकि हर साल ऐसे संकट बढ़ने वाले हैं। अगर इसको मूल मंत्र अगर आपने मान लिया तो कभी भी आपके जीवन में किसी भी तरह के विपदा में कोई संकट नहीं आने वाला है। इस विषय को मैं बहुत गहराई के साथ इस बार समझा। पिछले वर्ष 25 नवंबर को जब मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया और 2-3 महीने तो हमें अपने आप को बैलेंस करने में लग गया, और फरवरी के बाद से लॉकडाउन की स्थिति हो गई, मार्च के बाद से लॉकडाउन की स्थिति हो गई, और यहाँ 40 लोग हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन में फंस गए। जो विद्यार्थी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, 20 तारीख से कक्षाएं थी और 24 से लॉकडाउन हो गया, तो 40 लोग फंस गए और वो लोग यहाँ पर लगभग 2 महीने तक उनको हमें रखना पड़ा। तो हमें कोई भी खाने पीने की वस्तु की कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मेरी पत्नी ने इतना संग्रह करके रखा था, अनाजों का संग्रह और सारी रसोई घर की चीज़ों का संग्रह रखा था कि आज तक वो संग्रह चल रहा है। तो ये संग्रह इस बार मैंने बहुत गहराई के साथ समझा है। आप भी अपने जीवन में और परिवार में इन चीज़ों को उतारो, क्योंकि प्रति वर्ष कोई नया संकट अपना रंग रूप बदल करके आने वाला है, क्योंकि हमारी धरती जो है वो प्रलय की ओर बहुत तेजी के साथ जा रहा है।